हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं सतीश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ब्राइट कंसेप्ट क्लासेस में। जो आज हम लोग लेकर के आए हैं बिहार एनएमएमएस सेट का अगला सीरीज, ठीक है, हिस्ट्री से। ये हमारा तीसरा चैप्टर होने वाला है। अब तक जो भी बच्चे इस एनएमएस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े, ठीक है। इससे पहले जो है 2-3 क्लासेस जो है हो चुकी है, आप जा करके उन क्लास को देखिए, ठीक है, और अपनी रिजल्ट पक्की कीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का ये जो है दूसरा सीरीज, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ग्रामीण शासन और समाज, ठीक है, ग्रामीण शासन और समाज। लेकिन कब की बात हो रही है? ये अंग्रेज तथा भारत के गांव, उस समय की बात हो रही है, ठीक है। इससे पहले के जो है सारे आपको वीडियोस जो है मिल चुके हैं यूट्यूब पे। आप जो भी बच्चे जिनका भी छूट गया है क्लास वो जाकर के देखिए हमारी क्लास को, ठीक है, और अपनी रिजल्ट को पक्की कीजिए, ठीक है। बात कर रहे हैं हम लोग इससे पहले की जो भी कहानियां थी उनको हम लोगों ने बढ़िया से कवर किया है, ठीक है, और बच्चे का जो है फीडबैक भी बहुत बेहतरीन आ रही है, ठीक है। अब जो हम लोगों का टारगेट रहेगा इस चैप्टर के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, मिसलेनियस ये जो है ना 1, 2 और 3 तीनों चैप्टर से जो मेधा स्कॉलरशिप की जो आपकी जो एंट्रेंस होगी उसके लिए यहाँ पर जो प्रिपरेशन हो रही है उसमें आपको सबसे पहले तो थ्योरी दी जा रही है, एंड आफ्टर दैट क्या किया जाएगा कि आप 1, 2 और 3 तीनों चैप्टर से आपको क्या दिया जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन लाइव करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से जो क्लास मिस हुआ है उनको देख लीजिए। अब इनके पहले वाली जो भी कहानी है वो जब हो गई होगी तो यहां से आपको समझना थोड़ा सा बेटर रहेगा, ठीक है। बात करते हैं ग्रामीण शासन और समाज की। तो वहां पर क्या हो रही थी कि अंग्रेज और भारत के बीच, भारत के जो गांव थे उन पे किस तरीके से एक दूसरे के बीच संघर्ष चल रहा था, ठीक है। इन चीजों को आज हम समझने वाले हैं, ठीक है। जब भारत में अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इससे पहले तो सारे यूरोपियन कंट्री जो है जो भी आए थे उसमें से उनका नाम हमने मेंशन करा था। एंड आफ्टर दैट जब भी अंग्रेज की बात हो रही है, इन्होंने जब 1600 ईस्वी में, नहीं 1600 ईस्वी में जब इन्होंने क्या किया था, एकाधिकार पत्र लिया था, उसके बाद तो पूरी की पूरी इनके हाथ में बागडोर आ गई थी। नहीं, बंगाल के जो जितने भी बाजार थे, मार्केट थे, उन सब पे जो है इनका जो है आधिपत्य करीब करीब हो गया था। व्यापार के लिए बिना टैक्स, नहीं दीवानी व्यवस्था, ये सब सारे कुछ, ठीक है। अब जो बात कर रहे हैं इन सब के बाद अब क्या हो रही है, अब क्या हो रही है, तो जैसे अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपने व्यापार को, अपने व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के उद्देश्य से बहुत सारे नीतियों को भारत में लेकर के आई, ठीक है। उन्हीं कुछ नीतियों में से हम बात करने वाले हैं आज 2-3 नीतियों की, जिसमें है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था की, और फिर बात करेंगे हम लोग महालवाड़ी व्यवस्था की, ठीक है। तो इन सब चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की ओर। देखिए यहां पर जो है सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। क्या बोलते हैं? परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। अब इनमें ऐसी क्या क्या बातें थी उनको चलिए देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या किए थे, तो इनके द्वारा 1793 में, कब? 1793 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, इन जगहों पर यह जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी यह लागू की गई थी। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में। आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्न में से किनमें अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लाने वाले गवर्नर थे, ठीक है। तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, सबसे पहले बात करें तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कब? तो 1793 में। कहां कहां?
तो बंगाल देख लीजिए, बंगाल में, और कहां, बिहार में, और कहां, उड़ीसा में। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। देखिए बिहार से सटे हुए जो भी है राज्य, उन सब के ऊपर यहां पर कॉर्नवालिस क्या किए थे, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था, नहीं। और इसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, तो इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग क्या होता था, नहीं, इस व्यवस्था में क्या होता था, किसान को उपज का 60%, किसान क्या करते थे, उपज का 60% जो है ना कर के रूप में किनको देते थे, तो जमींदार को देते थे। किनको देते थे, जमींदार को देते थे, नहीं। और वो जमींदार जो है ना, वो जमींदार क्या करते थे, जमींदार क्या करते थे, उन ली गई कर को आगे भी फॉरवर्ड करते थे, आगे भी फॉरवर्ड करते थे, जमींदार को देना पड़ता था, अन्यथा उनकी जमीन छीन ली जाती थी। अब देखिए यहां पर जो है आप इन चीजों में थोड़ा सा एक और एडिशनल चीज आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप इसमें मेंशन कर लीजिए, जमींदार उस कर का 45% कंपनी को तथा शेष 15% खुद रखती थी। बात समझ में आ रही है? देखिए क्या हो रहा था, तो किसान जो भी उपज करती थी, ठीक है, किसान जो भी उपज करती थी उसमें से 60% जो है ना, ये क्या करते थे, जमींदार लोग उनसे ले लेते थे। ठीक है, और फिर क्या करते थे, उसमें से 45% जो 45% था वो कंपनी को दे देती थी और 15% खुद हजम कर लेती थी। अगर बात करें इन्हीं में, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर 10/11, कितना, 10/11, 10/11 भाग इनसे लेती थी, किनसे, किसान से लेती थी। 10/11 भाग किसान से लेती थी, और इस 10/11 भाग में 1/11 भाग वो खुद रखती थी, 1/11 भाग खुद रखती थी, बाकी के जो भी थे वो कहां दे देती थी, तो वो कंपनी को दे देती थी। कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी। बात समझ में आ रही है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बात करते हैं अगले स्लाइड की। तो अगले स्लाइड में देखिए यहां पर अगर बात करें तो इस समय क्या हुआ था, तो एक रिकार्डो थे, रिकार्डो नाम के पत्रकार थे। ठीक है, पत्रकार थे, और ये जो पत्रकार थे, ठीक है, तो ये जो पत्रकार थे रिकार्डो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पत्र में, समाचार पत्र में विज्ञापन संपादित किए, नहीं, विज्ञापन छापे, किनके लिए, तो कॉर्नवालिस के लिए, कि ये कॉर्नवालिस जो गवर्नर है वो क्या कर रहे हैं, तो वो खुद रकम जो है, टैक्स जो है वो किसानों से नहीं लेकर के बीच में एक जो है जमींदार को रखा गया है इस टैक्स को वसूलने के लिए। अगर ये इस जमींदार को बीच से हटा दे तो कंपनी को और भी ज्यादा क्या होगी, मुनाफा होगी। क्योंकि रणनीति जो था उनकी जो मंशा थी वो हम लोगों पे अधिकार करना नहीं था, उनकी मंशा थी जो कंपनी किस तरीके से ज्यादा प्रॉफिट में जाए। ठीक है, तो यहां पर रिकार्डो जो है ना, उन्होंने समाचार पत्र में इस तरह के तरीके से समाचार को जो है संपादित किए, और प्रकाशित जैसे ही हुआ ये समाचार तो ये पहुंचा कंपनी के हेड के पास। ठीक है, और इस तरीके से एक आग फैल गई। ठीक है, और फिर वहां से ब्रिटेन से जो उनके जो
मेन हेड होते हैं, उन्होंने क्या करा, तो इस कॉर्नवालिस को वापस अपने कंट्री बुला लिया। ठीक है, यहां तक समझ गए। ठीक है, तो रिकार्डो का नाम इसमें इस वजह से आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले व्यवस्था की, रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो है किसने की, कौन लागू किए? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो कब किए? तो यह किया गया था 1820 में। 1820 में हेक्टर मुनरो द्वारा ये रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या करी गई थी? लागू की गई थी। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा आगे बढ़े, चलिए बात करते हैं इस व्यवस्था में क्या बात थी ऐसी। तो इस व्यवस्था द्वारा किसान सीधे कंपनी को कर देती थी, नहीं कर मतलब टैक्स देती थी, टैक्स देती थी। ठीक है, टैक्स देती थी। बात समझ में आ रही है? टैक्स देती थी। अब देखो यहां पर क्या हुआ, रिकार्डो का देखिए कितना उनके समाचार का कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा। जो कॉर्नवालिस को क्या किया गया, सीधे बुला लिया गया, और यहां पर फिर हेक्टर मुनरो जब आए, नए जब गवर्नर आए, तो उन्होंने क्या करा, तो वो अब जो है ना बीच से जो किसान था ना, किसान को क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, उनको रिप्लेस क्या किया गया, उनको हटा दिया गया। ठीक है, अब उनको हटा दिया गया और सीधे जो है कंपनी क्या करती थी, टैक्स किसानों से लेती थी। ठीक है, उस व्यवस्था में थोड़ी सी एक नरमी भी थी। अब क्या था कि जो भी जमींदार थे वो उन्हीं गांव से थे। अब कुछ किसान की उपज अगर नहीं भी होती थी तो वो मान जाते थे, वो मान जाते थे और फिर नेक्स्ट टाइम जो है टैक्स की बात करते थे। लेकिन यहां पर जैसे ही अब सीधे कंपनी जो है टैक्स कर रही है, तो इसमें क्या होता था, अगर टैक्स नहीं दी जाती थी तो आप किसान क्या करते थे, वो जमीन को गिरवी रखते थे, नहीं जमीन को गिरवी रखते थे और फिर कर्ज लेकर के वो टैक्स की रकम चुकाते थे। और फिर अगर ऐसा नहीं करने पर क्या होती थी, उनकी जमीन भी छीन जाती थी। तो कहीं ना कहीं रिकार्डो यहां पर समाचार पत्र के जरिए कुछ तो इफेक्ट डाला है। ठीक है, तो यहां पर अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में हमने सीखा कि जो मुनरो थे, हेक्टर मुनरो, उनके द्वारा 1820 में यह व्यवस्था आई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये किसान के साथ जो है अब यहां पर जो है ना कंपनी सीधे जो है ना कर जो है वसूलती थी। ठीक है, तीसरी बात, जो जमींदार था ना, किसान देखो जमींदार को बीच से हटा दिया गया। अब तीसरी बात जो है, किसान को जमीन का क्या समझा गया, मालिक समझा गया। पहली जो व्यवस्था थी अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, उसमें एक तरीके से आप अगर देखें तो वहां पर जो है ना जमीन की रकम भी क्या की जाती थी, कर के रूप में ली जाती थी। ठीक है, तो यहां पर एक चीज देखने के लिए मिल रहा है, जो किसान जिस क्षेत्र पर कृषि करती थी वह उनका मालिक होता था। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महालवाड़ी व्यवस्था की। ठीक है, ये महालवाड़ी व्यवस्था की बात कर लेते हैं। इनके हैं होल्ट मैकेंजी। कौन थे इनके, जो थे वो थे होल्ट मैकेंजी। कौन थे, होल्ट मैकेंजी। ये क्या किए, इनके द्वारा 1822 में, किनके द्वारा, ये होल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में फिर क्या हुआ, फिर जो है एक और जो है व्यवस्था लागू हुआ, उनको हटा करके, और उनका नाम था महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो महाल का मतलब होता है उसका मतलब क्या होता है। महाल का मतलब होता है एक या अधिक गांव का समूह जिससे भू राजस्व, भू राजस्व का मतलब क्या हुआ, भूमि का टैक्स, नहीं भू राजस्व लिया जाता था। ठीक है, इसके महालवाड़ी व्यवस्था। तो यहां पर हम लोगों ने इन तीनों व्यवस्थाओं को समझ लिया है। पहला कौन सी व्यवस्था थी, वो थी अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, यह कौन दिए थे, यह दिए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब, 1793 में। ठीक है, आप इन चीजों को याद रखिए, एग्जाम में हो सकते हैं कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठा लिए जाए। ठीक है, बात करते हैं हम लोग
अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की, जिनकी जो शुरुआत करी थी कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कब, 1793 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरी व्यवस्था की बात करते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो कौन लाए थे, तो वो लाए थे हेक्टर मुनरो। कौन लाए थे, हेक्टर मुनरो लाए थे, कब, 1822 ईस्वी में। ठीक है, 1822 ईस्वी में लाए थे। और फिर जो है, फिर जो एक और व्यवस्था आई, महलवाड़ी व्यवस्था, इनको कौन लाए, इनको लाए होल्ट मैकेंजी। कब लाए, इनको 1822 में लाए। क्या यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए बात करते हैं अगले स्लाइड की। यहां पर देखिए, अब इन चीजों के बाद बहुत सारी घटनाएं हुई, जिनको हम लोग अगले चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग समझते हैं, जो 1746 से 1763 के बीच फिर क्या हुआ। ठीक है, 1746 से 1763 के बीच क्या हुआ, तो देखिए 1746 से 63 के बीच यहां युद्धों की भरमार हुई थी, नहीं, कर्नाटक युद्ध हुई थी। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या हुआ था। 1746 में क्या हुआ था, 1746 से 48 के बीच, ये 2 वर्षों का जो युद्ध चला है, इसमें जो है ना, यह पहली कर्नाटक युद्ध के नाम से जानी जाती है। नहीं, पूछा जाता है क्वेश्चन, पहली कर्नाटक युद्ध कब हुई थी, तो कब हुई थी, तो 1746 से 48 तक। नहीं, कब प्रारंभ हुई थी ये पूछे तो 1746 में। ठीक है, अब ये क्यों हुई थी, इनके कारण को तो समझ ले हम लोग। तो ऑस्ट्रियाई युद्ध अधिकार, जो उत्तराधिकारी था ना, इनके लिए यह युद्ध किया गया था। ठीक है, ऑस्ट्रियाई जो उत्तराधिकारी था ना, उनके लिए यह युद्ध किया गया था। आगे बढ़े, चलिए बात करते हैं 1749 से 1754 के बीच की युद्ध की। 1749 से 1754, देखिए यहां पर 1746 से 48, फिर 1 साल का गैप हुआ है, फिर यहां पर 49 से 54 के बीच द्वितीय कर्नाटक जो है ना युद्ध हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुई थी, 1749 से 1754 के बीच। ठीक है, और इनका क्या कारण था, तो हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकारी के लिए, ये उत्तराधिकारी शब्द का मतलब पता है होना चाहिए। ठीक है, उत्तराधिकारी का मतलब होता है जो उस राजा के बाद उसका शासक, उस क्षेत्र पर शासन करने वाला कौन होगा। ठीक है, हाँ, इनको बोलते हैं उत्तराधिकारी। तो यहां पर हैदराबाद और किसके बीच, कर्नाटक के बीच उत्तराधिकारी के लिए यह युद्ध लड़ा गया था। सेकेंड जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था, कब, 1749 से 1754 के बीच। आप याद कीजिए, पहला युद्ध 1746 से 48, 2 सालों के लिए हुआ। 1746 से 48 कौन सा युद्ध हुआ था, पहला कर्नाटक युद्ध। इसमें किस वजह क्या था इसका, तो इसका वजह था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध लड़ा जा रहा था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 49 से 54 तक इनका क्या वजह था, हैदराबाद और कर्नाटक के बीच उत्तराधिकारी युद्ध। ठीक है, उत्तराधिकार के लिए। और जो तीसरा है वो है 1754 से लेकर के 1763 तक, यह तीसरा जो है ना, यह तीसरा युद्ध था कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध था, कौन, कब से कब तक, 1756 से 1763 तक। इनका क्या कारण था, तो ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो फ्रांसीसी थी, ये दोनों जो है ना यूरोपीय शक्तियों का क्या करना चाहते थे, भारत में अब विस्तार करना चाहते थे। ठीक है, भारत में यह चाहते थे कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो बिजनेस है ना, वो एकदम ज्यादा फैले, पकड़ बनाए। ठीक है, और इस वजह से इन दोनों के बीच जो है ना साम्राज्य स्थापित करने के लिए क्या हुआ, युद्ध हुआ था। ठीक है, इनको नाम दिया गया तीसरा कर्नाटक युद्ध। ठीक है, अब इसमें एक और सीरीज आएगी आपकी। ठीक है, आप यहां तक पूरा कवर कर लीजिए। ठीक है, और अपने जो लक्ष्य है उनके प्राप्ति के लिए अग्रसर रहिए। ठीक है, हम फिर आएंगे, आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।